हाँ AS2 में है अपन अभी। क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग देख रहे थे। ठीक है 6 एक बार और मैं बता देता आपको। अपने फिनिश गुड की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, यहाँ पे लिखा है आप लोगों के सामने। अपने फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस 75 रुपए है। इतना सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने फिनिश गुड की कॉस्ट 50 रुपए है, अपने फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस 75 रुपए है। क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। बैलेंस शीट डेट के ऊपर बोले अपने फिनिश जो गुड है, अपना फिनिश जो गुड है मार्केट के अंदर सभी चीजों का प्राइस फॉलो रही, और अपने जैसे जो फिनिश गुड्स है, अपने जैसे जो फिनिश गुड्स है, अब वो सिर्फ कितने में हो रहे रिप्लेसमेंट, या फिर उनका एनआरवी कितना हो गया बोले, अब उनका एनआरवी हो गया हुआ बोले 45 रुपए का। ओके गेटिंग माय पॉइंट कि फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस कितनी है बोले 75 रुपए। ठीक है फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है बोले, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है बोले 24 और 26 मतलब 50 रुपए। इतनी बातें समझी के पहले आप लोग बताओ मेरे कि फिनिश गुड का कॉस्ट है बोले, फिनिश गुड का कॉस्ट है 50 रुपए, फिनिश गुड का सेलिंग प्राइस कितना है बोले 75 रुपए। रियलाइजेबल वैल्यू आज की तारीख में रिप्लेसमेंट वैल्यू बोले उसकी 45 रुपए ही हो गई भी है। इतना इतना समझा के आप लोगों को, ये समझाऊंगा तो मैं आगे बढ़ता। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, एनआरवी, इतना समझाऊंगा तो मैं आगे बढ़ता। यहाँ पे रुक रहा हूँ, बोलो। इतना बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ता। अरे बोलो यस क्या। सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ ओके ठीक है। तो चलो कॉस्ट 50 है, सेलिंग प्राइस 75 है। आज के तारीख में हमारे जैसा फिनिश गुड डुप्लीकेट उसका 45 में मिलता है। ठीक है चलो अच्छी बात है, मिलन दो। करंटली मटेरियल कैन बी परचेज एट 4 रुपए पर यूनिट। हमारे जैसे मटेरियल बोले 4-4 रुपए में बाजार में मिलने दो। तो मेरे जो रॉ मटेरियल है जिसका 8 रुपए मैंने खरीदे हुआ है। अब देखो मैं रॉ मटेरियल की यहाँ पे दुनिया बताता। यहाँ पे रॉ मटेरियल की दुनिया लिखते अपन लोग। रॉ मटेरियल में कैसा होता बोले, रॉ मटेरियल की पहले जो कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी है उसकी बोले 8 रुपए उसकी कॉस्ट है ना। रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट वैल्यू कितना हो गया बोले, एनआरबी रॉ मटेरियल का बोले हमारे जैसे रॉ मटेरियल बोले आजकल तो 4-4 रुपए में मिलते हैं। ठीक है होने दो 4 रुपए होने दो 8 रुपए होने दो जो भी है ठीक है। लेकिन बोले मेरे पास में भी 1 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पड़े हुआ है जो मैंने 5 पे खरीदे। मेरा जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है अभी जो मेरे पास में जो डब्बे में पड़े हुआ है, इन्वेंट्री में पड़ा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट सिर्फ 5 रुपए ही है। तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे ये पूछा जा रहा है। मतलब क्या हो गया सर, अपने जो फिनिश गुड में वापरा वाला रॉ मटेरियल उसकी बात नहीं चालू है बोले, अभी जो अपने पास में रॉ मटेरियल पड़े हुआ है उसकी बात चालू है सर। 1 लाख का अपन ने अभी खरीदा था 5 रुपए में, वो रॉ मटेरियल की बात चालू है। तो सर ये रॉ मटेरियल को वैल्यू कैसे करते हैं, ये रॉ मटेरियल को वैल्यू करते समय बेटा आप लोग को देखना पड़ता है फिनिश गुड कितने में बेचे आ रहा है। फिनिश गुड 75 में बेचे आ रहा है, सर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो 45 होगी वगैरह, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा क्या, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा फिनिश गुड 75 रुपए में सेल किया हुआ है, सेल मैंने किए हुआ है, दैट इज फाइनल। समझ में आ रहा क्या, मेरे पास में भी फिनिश गुड की कुछ इन्वेंट्री भी नहीं है। फिनिश गुड में कितने में बेचा 75 रुपए में, विच इज अबाउट द कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। सर 8 रुपए की 5 रुपए, 5 रुपए क्योंकि आपके इसमें 5 का है। सर हमने 8 में लिया तो इट अमाउंट्स टू अनरियलाइजेबल प्रॉफिट। समझा क्या क्वेश्चन, समझा क्या, नहीं समझाऊंगा तो पूछो एक बार, बोलो जल्दी। समझा क्या अंजलि भक्कड़? यस। प्रणीता जादव समझा क्या, प्रांजलि समझा क्या, सेजल समझा क्या, यस सर। यस सर। श्रेयरी समझा क्या रे? यस सर। क्या समझे बताओ तो, कि रॉ मटेरियल काय के ऊपर वैल्यू कर रहे हैं आप? रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड इज सोल्ड एट अबव कॉस्ट। फिर सर ये 45 रुपए काय को दिया हुआ है, ये टाइम पास के लिए दिए हुआ है, अभी कोई लेना देना नहीं है मेरे को इससे। फिनिश गुड में कहीं भी रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं है। सर एक बार फॉर्मूला डबल से बताओ ना कैसा करने का। ये देखो ऊपर था फॉर्मूला, देखो if finished goods are expected to be sold at or above cost, at cost पे ही करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या? If finished goods are expected to be sold below cost at NRV पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है क्या? 75 पे सेलिंग प्राइस दिए भी, तुमको जो सेलिंग प्राइस दिए भी उसके हिसाब से तो आपको देखना पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड की कोई लेना देना नहीं है। चलो 5-6 तक आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सिमिलर प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके एक जगह दिए हुआ है, मैं बता रहा था आप लोगों को। नॉर्मल लॉस वाला प्रॉब्लम है। नॉर्मल लॉस अपन लोग यूनिट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते, एबनॉर्मल लॉस अपन लोग पीएनएल को डेबिट मान लेते। समझे क्या? ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही चीज, सेम टू सेम। ये भी क्वेश्चन देखो और वो भी क्वेश्चन देखो, नहीं समझा तो पूछो मेरे। ठीक है, ये करने के भला, और ये क्वेश्चंस 100% करके मेरे को भेजना भी है आप लोग। ठीक है, 11 तो ओरली है, क्या ही कर लेना आप लोग, कोई ये नहीं है। 7 होमवर्क है आप लोगों के लिए। जिसने 6 नहीं कराऊंगा वो भी उसके लिए होमवर्क है, जिसने 5 नहीं कराऊंगा वो भी उसके लिए होमवर्क है। 5, 6, 7 की तो बात होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, कैसा करते पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीसी लिमिटेड, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्यूरिंग a pharmaceutical company, while during the finished stock while counting the finished stock at the end of the year, wants to include interest on the bank OD as an element of cost, for the reason that OD has been specifically taken for the purpose of financing inventory and meeting day to day expenses। कितने होशियार लोग हैं देखो। हमने सीसी की लिमिट ली, मतलब लोन लिया, वो लोन से हमने परचेस किया, वो लोन के ऊपर हम ब्याज भर रहे। क्या है ब्याज? क्या है ब्याज? मतलब इंटरेस्ट। इन्वेंट्री में आता क्या? 100% इन्वेंट्री में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए, कंडीशन में लाने के लिए ब्याज जरूरी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? वो अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी इन्फ्लेशन हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। तो इंटरेस्ट कभी भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं लेते। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। Company pays cotton clearing charges over the negotiated price for delivery from the suppliers। ठीक है, supplier go down, the charge is the nature of normal storage charge। Company wants to include such charge in the valuation of inventory since it is incurred in bringing the inventory to the present location and condition। Again, storage cost तो include ही नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है क्या रहता मालूम है? कॉटन क्लियरिंग चार्जेस मतलब क्या रहता मालूम है क्या? कि देखो कैसा रहता, हमारा जो सामान है वो हमारा कहाँ से आता मालूम है क्या? हमारा सामान आता कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से जो सामान आता है वो आता है ट्रेन से, मालगाड़ी से, है ना? मालगाड़ी से हमारा सामान आता है। ठीक है, मालगाड़ी कहाँ पे आती है? रेलवे स्टेशन के ऊपर आती है। जैसी मालगाड़ी आती है उसमें से सामान कुली लोग निकालते और वो सामान रेलवे के गोडाउन के अंदर भर के रख देते। जैसे क्या हो गया मालूम है क्या? मालगाड़ी को भाई मालूम है कोलकाता से अकोला के लिए रात को 2:20 के ऊपर मालगाड़ी आई है। ठीक है, 2:20 के ऊपर मालगाड़ी आई। मालगाड़ी में से सामान उतारा कुली लोगों ने और ये सब रेलवे के गोडाउन में, वेयर हाउस में भर के रख दिया। क्या है बोले? कॉटन है। मेरे को समय नहीं मिला रेलवे के वेयर हाउस से सामान निकालने के लिए। ठीक है, मैंने इसको 5 दिन बाद ये सामान को निकाला, क्लियर करा रेलवे का गोडाउन। इसको बोलते हैं कॉटन क्लियरिंग, मतलब क्लियरिंग। ये इसके लिए 5 दिन के बदले रेलवे ने कितना चार्ज करा मालूम है तुम्हें? 25,000 रुपए। बहुत हेवी चार्जेस है रेलवे का, वारफेरेज बोलते इसको। ठीक है, तो बात ऐसी, जैसे आपकी गाड़ी आई पुणे से, वो रेलवे गोडाउन में पड़ी रहती, जितने दिन आप नहीं लेंगे रेलवे का मीटर चालू है, स्टोरेज का कॉस्ट। तो ये स्टोरेज का कॉस्ट क्या कॉटन के अंदर इंक्लूड होगा क्या? श्रीहरि बोलो तो। नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टोरेज कॉस्ट है। क्या कपास तैयार करने के लिए उसको स्टोर करना जरूरी था कि रेलवे के गोडाउन में? नहीं, अरे आपको टाइम नहीं था, आप गए नहीं निकालने के, ऐसा वो कार्यक्रम है। तो ये स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते। छोटे छोटे प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा है उसके अंदर चीज है। जैसे यहाँ पे आपने इंटरेस्ट के बारे में सीखा, यहाँ पे आपने स्टोरेज के बारे में सीखा, ये सब कॉस्ट इन्वेंटरी में नहीं आते हैं। क्यों? एक ही कारण है, इन्वेंटरी को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी
नहीं है। ठीक है, स्टॉक इन कंपनी, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, stock and company has 100 switchboard in the stock at the balance sheet date. The switchboard are valued at NRV value since their cost of manufacturing is very high. ठीक है, देखते हैं। Of the 100 switchboard, 60 were sold at 5,000 each before signing the accounts. 40 switchboard were in stock as at the date of the signing of the accounts, when the sale price was estimated to be 4,500. Of the 40, 20 were under a contract of 4,000 each. Other 20 were to be sold in the following month when the price is expected to be 4,800. Determine the value of stock as on 31st of March 2003. बहुत ही देखो कितना कितना कार्यक्रम है इसमें। 100 स्विच बोर्ड है मेरे पास स्टॉक में। स्विच बोर्ड क्या रहते बताओ? रॉ मटेरियल की फिनिश गुड है। बोलो बोलो। फिनिश गुड से हाँ, सर। फिनिश गुड है ये। फिनिश गुड काय के ऊपर वैल्यू करते तुषारा? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। लोअर। ठीक है, कंफ्यूज बहुत करते क्वेश्चन। देखो 100 आपके पास में है, ठीक है। The switchboard are of valued at NRV since the cost of manufacturing is very high. मतलब वो देखो खुद ही बोल दे रहे कि कॉस्ट और एनआरवी के अंदर क्या कम है। बोले तुषार क्या कम है कॉस्ट और एनआरवी में? एनआरवी कम है सर, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एनआरवी बहुत कम है। अच्छा होगा बोले बता दिया, तो भी फॉर्मूला समझ गया। ठीक है, of the 100 switchboard, 60 were sold at 5,000 each before the signing the accounts. 40 were in stock as at the date of the signing of accounts. ठीक है, मेरे को एक बात समझने की है कि साइनिंग ऑफ अकाउंट्स के पहले अगर कोई चीज सेल हो गई, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद में साइनिंग ऑफ अकाउंट्स के दिन तक के कोई चीज अगर सेल हो गई, तो आप उसको सेल कंसीडर कर लेते हैं बैलेंस शीट डेट पे? बोलो तो। साइनिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब डेट ऑन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस दिन तक के का सेल आप 31 मार्च तक के ले लेते क्या? बोलो, किसी 31 मार्च तक के का ही सेल लेते? सिर्फ 31 मार्च तक का ही ले। हाँ, 31 मार्च के बाद में अगर कोई भी चीज सेल होती है तो उसको कब लेते फिर? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर। तो ये सब उन्होंने झूठा कुछ भी बताया हुआ है कि 60 were sold at 5,000 each before signing the accounts, 40 switchboard were in stock as at date of the signing of accounts। ये सब कुछ मेरे को लेना देना ही नहीं है। मेरी इन्वेंट्री बताओ तो कितनी है? 100 है, 60 है, 40 है? बताओ कितनी है मेरी इन्वेंट्री बताओ तो 31 मार्च को। सर 100। 100। मेरी इन्वेंट्री 100 है। वो 100 बोले साइन, वो 100 में से बोले 60 पहले बेच दिए बोले साइन करने की, उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। पहले बेच दिए साइन करने के, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद में बेचना तो नेक्स्ट ईयर में, तो मेरे को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये सब जो फालतू बातें बोल रहे ना, 60 वेयर सोल्ड एट 5,000, 40 वेयर इन स्टॉक, 40 का बोले सेल प्राइस एस्टिमेटेड है 4,500, सब फालतू बातें हैं। सब फालतू बातें, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं इसका। क्योंकि मेरी इन्वेंट्री 60 नहीं है, 40 नहीं है। मेरी इन्वेंट्री 60 नहीं है, 40 नहीं है। मेरी इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट के ऊपर 100 है। बैलेंस शीट डेट के बाद में कितने के ऊपर बेचे जाने वाली है, उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 31 दिन का होता है। Out of the 40 switchboard, 20 were under a contract of 4,000 each. Other 20 were to be sold in the following month when the price is expected to be 4,800 each. Determine the value of the stock. अब आप बताओ मेरे को क्या रहेगी स्टॉक की वैल्यूएशन? आपके पास में यूनिट्स कितने हैं? 100। सोचो और फिर मुझे बताओ। यूनिट्स आपके पास में 100 है, इतनी मैंने आपको बता दी कि इन्फॉर्मेशन। 100 यूनिट्स का वैल्यूएशन करने का है। आप बताओ प्राइस कितना रहेगा? बोलो, पहले बोलना कौन आंसर बोल रहा था, फिर अपन देख। यूनिट्स 100 है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर है। सर वो 100 वैल्यू एनआरवी पे वैल्यू होगा ना सर? क्या है एनआरवी बताओ? बोलो। नहीं दिए सर। ठीक है, और कोई है क्या?
एक हिंट दे देता मैं आपको कि 100 में से जो 20 है उनको कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा वो बोल रहे, ठीक है। अपन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ के चलते, तो ये जो 20 है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4000 ईच, ठीक है, तो ये अपन लोग 4000 के ऊपर एक बार का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और जो 80 यूनिट्स है वो आपको एनआरवी के ऊपर ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? 80 यूनिट्स एनआरवी के ऊपर, और 20 जो यूनिट्स है वो एटलीस्ट कॉस्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। 20 यूनिट्स जो है वो एटलीस्ट आपने कॉस्ट के ऊपर करना चाहिए। अब ऑफ कोर्स वो कॉस्ट आपने देखना चाहिए सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कॉस्ट शुड आल्सो नॉट एक्सीड द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया? 100 यूनिट जो है आपको वो उसमें से 80 यूनिट जो है आपको एनआरवी के ऊपर करना, ठीक है। 20 यूनिट जो है आपको वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट सेलिंग प्राइस should not exceed the cost। ऐसा आपका वैल्यूएशन रहने वाला है। 80 यूनिट्स एट एनआरवी, 20 यूनिट्स एट ग्रेटर देन 20 यूनिट्स एट सेलिंग प्राइस सब्जेक्ट टू सेलिंग प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट। समझ में आ रहा क्या है कि 20 यूनिट एट मिनिमम कॉस्ट पे कर सकते हैं, 80 यूनिट एनआरवी पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आज घर पे बैठ के क्वेश्चन के बारे में सोचो, अपन लोग कल इसको और डिस्कस करेंगे। मैं भी देख लेता कुछ इसके अंदर कुछ एक दो फिगर कुछ एनआरवी और एनआरवी के देना बाकी है कि वो मैं देख लेते हैं। डीएस रावत का एक क्वेश्चन है, डीएस रावत को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक आती है स्पेसिफिक, उसमें का ये क्वेश्चन देख लेंगे अपन, ठीक है। सोचो इसके बारे में क्या करना चाहिए। 10 क्वेश्चन तक हो गए, 11 क्वेश्चन तक के अपन लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, 12, 13, 14, अब पूरे आप लोगों को 19 तक के सारे होमवर्क है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा क्या? 2-4 क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, जैसे ये तो सीधा सीधा कॉस्ट एनआरवी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि सिंपल सिंपल ही है, ठीक है क्या? ये पटापट पटापट आप लोगों को करने के है। कहां तक मैं आ गया था? 11 तक के मैंने एक एक क्वेश्चन सब डिस्कस कर, 11 तक के मैंने पूरे डिस्कस कर लिए। समझ में आ रहा है कि 12वां क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, वैसे ही वो पीछे दिया हुआ है ना वेस्टेज वाला, नॉर्मल लॉस वैसे ही वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह ये सब जो बोल रहे हैं ये भी इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं होता, तो 13 वाला भी कोई खास दिख नहीं रहा। फटाफट जितने सॉल्व करने वाले हैं उतने आपको करने के हैं। समझ में आ रहा? चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।